Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and we are again continuing the fundamental rights part, and this is 7.11. So make sure that you have also watched my previous videos, they are equally important. This is a series of Indian polity by Lakshmikant. Okay, so reference is taken from M. Lakshmikant. एंड दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है एंड आप जानते हैं यूपीएससी के बारे में. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ यूपीएससी. एंड अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं सो ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ एग्ज़ाम, आपने फॉर्म भरा है जिसका अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सीरीज़ पूरी बहुत ही ज़रूरी है. इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज़ मैंने बनाई है ऑलरेडी, उसका पूरा कंप्लीट सीरीज़ है वो. एंड लगभग 57 आवर्स का वो कोर्स है. एंड देन यू विल गेट द पीडीएफ ऑल्सो. पीडीएफ इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. चैनल पे नए हैं तो मैं कहूँगा कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज भूल जाते हैं आप लोग. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज ये कंटिन्यूस मैं क्लासेस बना रहा हूँ. तो आपको अगर बेल आइकन को प्रेस करके आपने रखा है तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन एट द राइट टाइम व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द क्लास. So here we will as usual learn point wise. So in this video I am going to cover 31A, article 31A, 31B and 31C. These three articles are very important. Because of these three articles, Parliament basically protects many laws from the jurisdiction of judiciary, वहाँ से बचाता है. तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इस हेडिंग है यहाँ पे एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स. कुछ एक्सेप्शन है. फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलता है कुछ केसेस में, तो वो सारे एक्सेप्शंस इन 3 आर्टिकल्स में जो मैंने अभी लिखे थे वो हैं, उनको देख लेते हैं. पहला है यहाँ पे सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट. स्टेट मतलब जैसे कि पहले ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, वहाँ पे लोगों के पास स्टेट होता था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती थी. इन सब सिस्टम को ख़त्म करने के लिए एंड कॉरपोरेशंस वगैरह एक्सेट्रा, ये सब स्टेट्स में आते हैं. तो स्टेट्स एंड कुछ और जो लॉज हैं इनसे रिलेटेड, जहाँ पे सरकार लॉ बनाएगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इसको आप फंडामेंटल राइट के ग्राउंड पे सच एज फंडामेंटल राइट अंडर 14 राइट टू इक्वालिटी एंड 19 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स आती है उसमें आप जाके क्लेम ना करो कि ये जो लॉ बना है ये हमारे फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर रहा है एंड आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ. तो इनको इम्यूनिटी देने के लिए ऐसे लॉ को, ऐसे बेसिकली 5 कैटेगरी हैं लॉज की, उनको इम्यूनिटी देने के लिए कि उनको चैलेंज या फिर इनवैलिड ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार ने ये आर्टिकल 31 बनाया है, ठीक है. तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं. आर्टिकल 31A सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ एज आई टोल्ड, जैसा मैंने बताया, from being challenged and invalidated by Supreme Court, ठीक है. and on the ground of fundamental rights conferred by Article 14, जिसको कहते हैं equality before law and equal protection of law. and Article 19 में जो 6 fundamental rights है such as speech, right to speech, ठीक है, freedom of speech, assembly, movement etc. इनके ग्राउंड पे कहीं आप जो लॉ है उसको इनवैलिड कराने के लिए पहुँच ना जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है. तो यहाँ पे जो 5 कैटेगरी के लॉ हैं वो है एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय स्टेट. तो स्टेट मतलब जो ज़मींदारी वगैरह में जो स्टेट लोगों ने बना रखा है, उसको कभी भी, उस प्रॉपर्टी को कभी भी लॉ बना के ठीक है, सरकार चाहे तो इसको ले सकती है, आपकी राइट को छीन सकती है. और इसमें आपके पास कोई राइट नहीं बचेगा कि आप जाओ ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे आर्टिकल 19 में कि कहीं भी हम लोग बच सकते हैं, कहीं भी वो कर सकते हैं. तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो. दूसरा जो इसमें कैटेगरी है वो है टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय स्टेट. तो फॉर सम पीरियड और
कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए भी टेक ओवर किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ की जो मैनेजमेंट है उसको टेक ओवर कर सकती है स्टेट, ठीक है। देन एमालगमेशन ऑफ कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशन होते क्या हैं? कॉरपोरेशन इज़ बेसिकली ए ग्रुप ऑफ पीपल और ए कंपनी जो कि काम करते हैं। तो उन कॉरपोरेशंस को फॉर द टाइम बीइंग एमालगमेट, एक या दो से ज़्यादा कॉरपोरेशन को एमालगमेशन किया जा सकता है ताकि पब्लिक पर्पस को पूरा किया जा सके। देन जो इसको भी, इस कैटेगरी को भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो ग्रुप होंगी, जो लोग होंगे कॉरपोरेशन में, उसके लिए जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देन थर्ड इसमें कैटेगरी है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन। तो ये भी एक कैटेगरी है जो कि इम्यून है। देन एक्सटिंग्विशिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस। तो माइनिंग के लिए लीज देती है सरकार, उसमें भी मॉडिफिकेशन का और या फिर उसको ख़त्म करने का पावर है सरकार के पास, स्टेट के पास, अंडर आर्टिकल 31A। और किसी को ये राइट नहीं है कि जाके इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए कि ये मेरा राइट था लीजिंग का। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 कैटेगरी हैं जिनको इम्यूनाइज किया गया है। और इसलिए किया गया है ताकि जो इकोनॉमिक जस्टिस है लोगों को दिया जा सके। इस ग्राउंड पे ये आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 31A ये इस ग्राउंड पे है ताकि लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस दिया जा सके। एंड इकोनॉमिक जस्टिस जैसे कि आपको पता है कि लैंड स्पेशली इंडिया में या फिर कोई भी रिसोर्सेज इंडिया में अनइक्वल डिवाइडेड है, तो जस्टिस नहीं मिल पाता है लोगों को। जो 10% लोग हैं इंडिया में, वो लगभग 80% ऑफ द वेल्थ या फिर आप लैंड भी कह सकते हैं, लैंड होल्डिंग उनके पास से ज़्यादा। जो 90% रिमेनिंग लोग हैं उनके पास 20% से भी कम लैंड या फिर रिसोर्सेज हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसको छीना जा सके, उसको लिया जा सके बेसिकली, एंड उसको डिवाइड किया जाए इक्वली, या फिर उसको जो अनइक्वल्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जा सके। सो दैट इज़ वाई दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 31A में एक प्रोविज़न है कि इट डज़ नॉट इम्यूनाइज ए स्टेट लॉ। अगर कोई स्टेट लॉ का, मान लीजिए यूपी, बिहार, कोई भी स्टेट है, उसका कोई लॉ है, उसको इम्यूनाइज कर सके फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस इट हैज़ बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड हैज़ रिसीव्ड द एसेंट्स। तो स्टेट की लॉ है वो सारी इम्यूनाइज नहीं है, बट वैसी लॉ है जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रखा गया है। आपको पता है कि गवर्नर के पास पावर होता है कि वो स्टेट के किसी लॉ को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। ये सब फर्दर इनके बारे में जब पढ़ेंगे हम, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर स्टेट सेंट्रल रिलेशन, वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। सो डोंट वरी, फिलहाल इतना जानिए कि स्टेट भी लॉ बनाता है एंड सेंट्रल लेवल पे भी लॉ बनता है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लेवल पे स्टेट लिस्ट है, एंड इसके अलावा भी एक लिस्ट है जिसका नाम है कंकरेंट लिस्ट। तो ये सारी बातें एनीवे फर्दर जब इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो कवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि सेंट्रल लॉ तो सारे इम्यूनाइज होते हैं, जिनको इस कैटेगरी में 5 कैटेगरी में रखा जाता है, वो इम्यूनाइज होते हैं जुडिशियल रिव्यू से। लेकिन जो स्टेट लॉ होते हैं वो सारे इम्यूनाइज नहीं होते, बट वैसे लॉ जो कि राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रखा गया है और उनका एसेंट भी मिला है, उनकी सहमति भी मिली है, तो इसको बेसिकली इम्यूनाइज किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी आर्टिकल ने ऐड किया कि पेमेंट देना पड़ेगा भाई। अगर किसी का आप प्रॉपर्टी लेते हैं एज ए स्टेट, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा एट द मार्केट वैल्यू, मतलब जस्टिफाइड वैल्यू देनी पड़ेगी, रीजनल वैल्यू देनी पड़ेगी मार्केट रेट पे उस समय के। अगर वो लैंड किसी ऐसे व्यक्ति का आपने लिया है जिसका वो पर्सनल कल्टीवेशन में आता है, उसी से उसकी जीविका चल रही है, उसे मतलब खेती करता है, एंड द लैंड इज़ विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट। तो जैसे कि सरकार सीलिंग लगाती है, सीलिंग लिमिट है कि आपके पास इतना ही लैंड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये इसलिए लगाया गया था ताकि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड का, ज़मींदारी सिस्टम वगैरह की वजह से, उसको ख़त्म किया जा सके। एंड जो जिनके पास लैंडलेस लोग हैं, जो जिनके पास लैंड की कमी है या फिर बहुत कमी है या फिर है ही नहीं, वैसे लोगों को फ़ायदा हो सके सीलिंग लिमिट से। तो विद इन सीलिंग लिमिट है अगर, तो इस पर कंपनसेट करना पड़ेगा स्टेट को अंडर द आर्टिकल 31A। इसमें ये प्रोविज़न है एट द मार्केट वैल्यू।
ठीक है, जो भी उस समय मार्केट की वैल्यू होगी उसके हिसाब से उसका दाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 31B है। सो 31A हमने कवर कर लिया। जीस्ट देखो तो यहाँ पे जो 5 कैटेगरी हैं लॉ की, वो इम्यून है फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। इस पे कोई व्यक्ति अगर इस की प्रॉपर्टी जाती है इन सब ग्राउंड पे, वो चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे किसी कोई स्टेट होल्डर हो, स्टेट मतलब जिसके पास जो बड़े बड़े लैंड्स होते हैं वो स्टेट होल्डर होते हैं, वैसे लोग फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 31A यही कहता है। 31B क्या है? 31B बेसिकली वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसको कहा जाता है कि 31A से ये वाइडर है। इसमें डिफरेंस लिटरल बताऊं तो इसमें सारे लॉ जो 9th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो सरकार 9th शेड्यूल में जिन लॉ को रखती है, 9th शेड्यूल बेसिकली इम्यूनिटी है 9th शेड्यूल के पास, कि पूरी तरीके से इम्यूनिटी तो नहीं है, क्योंकि केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि उस केस के बाद जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर उसी केस के बाद आया था। एनीवे मैं उसको बताता हूँ डिटेल में। तो ये 9th शेड्यूल में अभी जानो कि जो भी कैटेगरी की लॉ होती हैं, कोई भी कैटेगरी हो सकती है, वो 5 कैटेगरी तो यहाँ पे कम है। यहाँ पे जिस भी लॉ को यहाँ पे डाल दिया जाए 9th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा शेड्यूल है, आपको पता होना चाहिए, टोटल 12 शेड्यूल है। तो इन शेड्यूल में 9th शेड्यूल है एक, इसमें जो भी लॉ रखा गया है, ठीक है, इसमें जो भी लॉ रखा गया है, रखती है सरकार, उस पर कहीं ना कहीं उसको इम्यूनिटी मिलती है, उसको फंडामेंटल राइट्स के ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यही आर्टिकल 31B है। यहाँ पे देख लीजिए, आर्टिकल 31B सेव्स द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस विच आर अंडर द 9th शेड्यूल एंड मतलब इसको सेव किया जाता है जुडिशियल रिव्यू से। एंड जो स्कोप है इस आर्टिकल का वाइडर है, somehow it is wider than 31A because 31A में तो 5 ही कैटेगरी हैं, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लॉ को रखा जा सकता है। एंड इट गिव्स इम्यूनिटी टू एनी लॉ, किसी भी लॉ को इम्यूनिटी मिल जाती है, कोई भी लॉ सरकार चाहे उसमें डाल सकती है, फ्रॉम बीइंग इन चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें सब में इसमें इसको किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो वायलेट कर रहा है, तो कोई इशू नहीं होगा अगर वो 9th शेड्यूल में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक केस इम्पॉर्टेंट है, IR कोली केस, IR कोल्हो केस इसका नाम है, जो 2007 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक रूलिंग की थी, बोला कि जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी, जो मतलब 9th शेड्यूल में जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी ले रहे हैं ये लोग किसी भी लॉ को डाल के, वो वैलिड नहीं है, उसको कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रखा जा सकता है, बिकॉज ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जुडिशियल रिव्यू किया जाना चाहिए चीज़ों को। तो जस्ट बिकॉज कि आपने कोई भी लॉ उठा के 9th शेड्यूल में डाल दिया एज ए स्टेट, तो उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। एंड लॉज प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24th 1973 आर ओपन टू चैलेंज। तो इस केस में, IR कोलियो केस में 2007 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि इस डेट को याद कर लेना, अप्रैल 24 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती का डिसीजन आया था इसी में, केशवानंद भारती केस में रूलिंग आई थी सरकार सुप्रीम कोर्ट की, एंड इसी में ये बोला गया था, मतलब इस रूलिंग में कोलियो केस में, कि इस डेट के बाद जितने भी लॉ को अगर इम्यूनाइज करने की कोशिश कर रही है सरकार अंडर आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल में डाल के, ऐसा नहीं होगा, उसको चैलेंज किया जा सकता है, दे आर ओपन टू चैलेंज। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपकी वायलेट होती है, सच आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से निकल के आता है, केशवानंद भारती केस से ही। अगर बात करें ओरिजिनली कितने एक्ट या रेगुलेशन थे जो कि 9th शेड्यूल में थे 1951 में, तो वो 13 थे। देयर वर ओनली 13 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस।
लेकिन बाद में अगर बात करें प्रेजेंट 2016 का ही डेटा ले तो देयर आर 282 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस विच आर देयर इन द 9th शेड्यूल। तो इतने एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को सरकार चाहती है, स्टेट चाहती है कि इम्यूनाइज कर ले। तो ये ठीक नहीं है, नंबर बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिस इज आर्टिकल 31C। वैसे लॉ को सेव करना ऑन द ग्राउंड ऑफ कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ उसको इनवैलिड कराने के लिए, चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल पावर, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कम हो जाता है। 31C में अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करे, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को प्रमोट करे, तो वो आर्टिकल 31C में इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा। ये इंस्पिरेशन हमने लिया था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। थोड़ा सा और डीप में जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे इसके जो प्रोविज़न है वो ये है कि नो लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 31B and C और C shall be void, नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट एक्सेट्रा। ये 39B में लिटरली एंड C में जो भी लॉ इनको 39B and C बेसिकली सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए होता है। इसका जीस्ट यही है, फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसके अगले चैप्टर में ही मिल जाएगा आपको। तो अभी इतना जानिए कि सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए है ये, गांधी जी के आइडिया के हिसाब से है ये। तो इस सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर मान लीजिए कोई वायलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 में, तो इसको नल एंड वॉइड करार नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए है। ठीक है, यही आर्टिकल 31C है। एंड नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इज इट, ये सेकंड प्रोविजन, फर्स्ट प्रोविजन तो ये है, सेकंड प्रोविजन भी है इसमें, दो प्रोविजन था इसमें। पहला तो मैंने बता दिया कि कोई भी लॉ जो कि सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है ताकि आर्टिकल 39B एंड 39C को इफेक्टिव बनाया जा सके, उसको वाइड नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। दूसरा प्रोविजन ये है कि नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन दैट इट इज़ फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such a policy। इसका मतलब समझिए जीस्ट में, कोई भी लॉ, ये इसका प्रोविज़न ये था कि कोई भी लॉ बनता है जो अगर उसमें डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये डायरेक्टिव सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट देने के लिए बनाया गया है, अगर बाद में ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये ऐसा होकर ही नहीं रहा है, तब भी इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कोर्ट में ऑन द ग्राउंड कि इसमें बोला गया है कि ये इफेक्ट करेगा ऐसी पॉलिसी को, लेकिन ग्राउंड पे नहीं कर रहा है, तो इसको भी फिर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोला कि जो सेकंड प्रोविज़न है केशवानंद भारती केस में ही रूलिंग आई थी 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेकंड प्रोविज़न है इस आर्टिकल का, आर्टिकल 31C का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड है, बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि जुडिशियल रिव्यू किया जाना चाहिए रूल का, लॉ का। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे कि जस्ट उसमें कहा गया है कि सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट कर रहा है ये, इस ग्राउंड पे अगर नहीं कर रहा है तो जस्ट इस ग्राउंड पे कि बोला गया है इसमें, इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखना ठीक नहीं है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड है। रूलिंग थी, केशवानंद भारती केस में आया था। देखिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट जान लीजिए कि 42वें जो संविधान का अनुसंशोधन हुआ था 1976 में, उसमें एक्सटेंड कर दिया गया था आर्टिकल 31C के प्रोविजंस को। उसमें पहले तो बोला गया था यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था 39B एंड C को ही इसमें इंक्लूड किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। बाद में इस अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगी उनके इम्प्लीमेंटेशन में, वो चाहे कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, नॉट ओनली 39B और C, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड नहीं करार दिया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने
इसको बोला कि नहीं, ये खुद ही ये अमेंडमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है। ये डिसीजन आया था मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। तो एज सच इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय इस केस में ही इसको रूल आउट कर दिया था। इसको बोला था कि नहीं, ये गलत है। कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, एक्सेप्ट आर्टिकल 39 बी एंड सी, वो इनवैलिड ही होंगी। तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। यहीं पे ये क्लास समाप्त होता है। एंड आई होप कि आई हैव बीन एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे से आपको बताया है। एंड आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, अगर नए हो तो। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।